हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। आज से हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स एंड मेंस के सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए करंट अफेयर्स आपको कराएंगे। ये पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वी विल सी कि आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं वीडियोस को। बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाए हैं एंड स्पेशली थैंक्स टू अंकित जिसने ये पीडीएफ बनाए हैं। सो बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में एंड हमने इनसाइट्स के पीडीएफ से बनाना वीडियोस बनाना इसीलिए बंद किया है क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ रहते हैं। तो अभी हमारे पास खुद के पीडीएफ हैं। अगर कोई टॉपिक आज की वीडियो के अंदर कवर नहीं होगा तो वो नेक्स्ट सेकेंड डे या फिर नेक्स्ट डे कवर हो जाएगा। सो नो नीड टू वरी फॉर दैट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। कल भी वीडियोस जैसे आपने काफ़ी एस्पिरेंट्स ने देखी बट आप लाइक नहीं करते हो तो लाइक भी करा करो। सिर्फ आपको एक बटन प्रेस करना है। तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे देख सकते हैं आप, जीएस पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ेंगे। केरला के अंदर जो मॉनसून है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो एक्सपेक्ट किया था किस तरीके से वो डिले हुआ। एक म्यूज़ियम देखेंगे एंड जीएस पेपर 2 आप इसका जो सिलेबस है वो ज़रूर आपके पास या तो कोई बुक होगी या फिर आप वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इन चिल्ड्रन को मिड डे मील स्कीम, क्योंकि हमने देखा कोरोना के टाइम में स्कूल बंद हो गए तो काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो स्कूल सिर्फ मिड डे मील के लिए जाते थे, तो उनको किस तरीके से मदद प्रोवाइड करी गई है या करी जाएगी। पीएम केयर्स फंड जिसके लिए काफ़ी हम लोगों ने भी जैसे डोनेशन दी, तो वो भी देखेंगे कि अब वहाँ पे कैसे कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन को एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज़ क्या होती हैं ये भी देखेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैप्स भी हैं इस पीडीएफ के अंदर, तो वो भी कुछ प्लेसेस देखेंगे हम, जैसे काली प्लेस देखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स भी देखेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियोस अच्छे से देखनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। सेग्रीगेट कर दी गई हैं जीएस पेपर 1 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देते हुए आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दिख रहे होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिब्यूट्स पे किए हैं। ठीक है, किसको पे किए हैं? जो हिंदुत्व जो कहलाए जाते हैं कि हिंदुत्व इनकी आइडियोलॉजी थी, वीर सावरकर, एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 28 मई को। यही सेम न्यूज़ हमने लास्ट ईयर भी कवर की थी इनसाइट्स के करंट अफेयर्स के अंदर। तो इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक के भागुर जगह में हुआ था 28 मई 1883 को। ये कहते थे कि फॉरेन गुड्स को यूज़ मत कीजिए, स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने स्टार्ट किया। एंड 1905 में हम सभी को पता है कि स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी। तो इन्होंने दशहरा के जो जैसे जो आग जलाते हैं तो वहाँ पर इन्होंने सभी फॉरेन गुड्स को भी जला दिया था। तो इस तरीके की पर्सनालिटी थे वीर सावरकर जी। एंड जीएस पेपर 1 में पूछा जा सकता है, तो यही जो आप चाहे तो शॉर्ट पॉइंट्स लिख भी सकते हैं। एंड टेलीग्राम का भी लिंक जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, वहाँ ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। ओके, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर टॉपिक आता है मेंस के लिए आता है तो वहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो इन्होंने अथिज्म का साथ दिया। ठीक है, रैशनैलिटी का मतलब, अथिज्म का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं आप उनको आंख बंद करके मत फॉलो कीजिए, तो ऑर्थोडॉक्स ह्यूमन बिलीफ मत रखिए। एंड इन्होंने ये भी कहा, देखिए दिस इज जिसके लिए थोड़ी सी बोलते हैं ना कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो जाती है कभी कभी। इन्होंने कहा कि काऊ की वर्शिप करना एक सुपरस्टिशियस है, तो ये भी बात इन्होंने कही थी। एंड रत्नागिरी, ये भी आपको महाराष्ट्र में जगह मिलेगी, यहाँ पे भी इन्होंने जो छुआछूत जो बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी, कि हमारे टैंक से पानी नहीं लेना है, वेल से पानी नहीं लेना है, तो इसके लिए भी इन्होंने काम किया। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी देखेंगे एंड पहले वो ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जिनसे ये खुद एसोसिएट थे। तो हिंदू महासभा किसने बनाई थी? हिंदू महासभा लिखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी, शायद पक्का ही बनाई थी। तो आप इनके बारे में और सर्च कीजिएगा, स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएगा। तो हिंदू महासभा, विनायक सावरकर जी जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे 1937 से 1943 तक, करीबन 6 साल। एंड देखिए 1937 से 1943 के बीच में 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन भी किया था। क्यों रिज़ाइन किया था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर हमें शामिल कर लिया गया था, जिसकी वजह से हमने रिज़ाइन कर दिया था। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग
इन्होंने मिलकर, ठीक है, अंडर हिज लीडरशिप, किसकी लीडरशिप के अंदर, वीर सावरकर जी की लीडरशिप के अंदर हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था ताकि सरकार बनाई जा सके। किन प्रोविंसेस में, सिंध में, बंगाल में एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मीन्स पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया। इसके अंदर भी, इसके लिए भी आपको स्पेक्ट्रम में स्पेशली चैप्टर मिल जाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने कहाँ कहाँ पर सरकार बनाई एंड कहाँ कहाँ पर वो नहीं बना पाई। तो सावरकर जी ने अब देखो कुछ सोसाइटी भी फॉर्म की थी। एक तो जैसे मित्र मेला है, एक ये अभिनव भारत सोसाइटी है, ठीक है, ये थोड़ा ढक गया होगा। अभिनव भारत सोसाइटी इन्होंने फॉर्म की थी। स्वदेशी मूवमेंट में ये इन्वॉल्व थी। हमने देखा किस तरीके से दशहरा में इन्होंने जो कपड़े थे वो जला दिए थे। इन्होंने बाद में जो तिलक की जो स्वराज पार्टी थी वो भी ज्वाइन की थी। एंड देखिए इन्होंने मीन्स ये इस तरीके से स्पीचेस देते थे, इनकी जो एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डर जाती थी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी जो बीए की डिग्री थी वो भी छीन ली थी, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। देखिए जो मेंस है वो आपका करंट अफेयर्स के अंदर जीएस पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप वीर सावरकर जी के बारे में लिखिए, तो वहाँ पे ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। फ्री इंडिया सोसाइटी इन्होंने फॉर्म की थी जहाँ पर इंडियन कैलेंडर के हिसाब से डेज को सेलिब्रेट किया जाता था। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर दोनों ने मिलकर मित्र मेला सोसाइटी, जो मित्र मेला था वो भी स्टार्ट किया था। ये एक रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी सीक्रेट सोसाइटी थी नासिक के अंदर 1899 में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको सभी ध्यान रखने हैं। इनकी बुक का नाम ध्यान रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें किस तरीके से गुरेला वॉरफेयर ट्रिक्स यूज़ की गई थी, तो इसके बारे में सावरकर जी ने इस बुक में लिखा है। ये बुक ब्रिटिशर्स ने बैन कर दी थी और जो मैडम भिकाजी कामा थी उन्होंने यही बुक जाके नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस में पब्लिश कर दी थी, जहाँ से ये बुक काफ़ी सारे क्रांतिकारियों के पास पहुँची। एक बुक और है इनकी, हिंदुत्व, अभी हमने आगे पढ़ा भी था। तो हिंदुत्व के अंदर इन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी एंड कहा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स 2 सेपरेट नेशंस हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं। 1937 में हिंदू महासभा ने इस तरीके का एक रिजोल्यूशन भी पास किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, मॉनसून ऑनसेट ओवर केरला डिलेड। तो केरला के अंदर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उन्होंने कहा था कि जो अराइवल होगा साउथ वेस्ट मानसून का, मैं अभी आपको मैप भी दिखाऊंगी, तो वो डिलेड हो गया है, डिले हो गया 3 जून से। वो 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है। तो लेकिन जो स्काईमेट है, स्काईमेट क्या है, स्काईमेट एक प्राइवेट वेदर फोरकास्ट एजेंसी है। उन्होंने कहा है कि नहीं, मानसून अराइव हो चुका है एंड जो 3 क्राइटेरिया जो आईएमडी देती है मानसून के लिए उसमें से 2 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए एक होती हैं वेस्टर्लीज, एक होती हैं ईस्टर्लीज। तो बताइएगा कि वेस्टर्लीज क्या सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ब्लो करती हैं या साउदर्न में भी करती हैं, एंड ईस्टर्लीज कहाँ ब्लो करती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के अंदर पूछा भी जा चुका है। थोड़ा सर्च कीजिएगा, आपको 11th की बुक में भी शायद मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर आप नेट पे सर्च कीजिए कि वेस्टर्लीज कहाँ ब्लो करती हैं, ठीक है, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो रेन बियरिंग वेस्टर्लीज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। 60% एटलीस्ट 60% ऑफ द अवेलेबल 14 स्टेशंस इन केरला एंड कर्नाटका, वहाँ पे रेनफॉल आएगी 2.5 mm की एंड लगातार 2 दिन से ज़्यादा भी आएगी। आफ्टर May 10 ये आ चुकी है, ये इन्होंने कहा है। तो May 10 तो काफ़ी टाइम से गुजर गया है एंड एक क्लाउडिंग होगी। क्लाउडिंग मीन्स ऊपर बादल मंडराएंगे। एंड ये देखिए कैसे पता चलता है, तो ये तो देखिए अभी जैसे वहाँ पे तूफान भी आया था, साइक्लोन ताउते भी आया था, ठीक है। साइक्लोन ताउते किसने नाम दिया था बताइएगा, एंड जो साइक्लोन यास जो आया है बे ऑफ बंगाल में, वो नाम किसने दिया है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, क्लाउडिंग किसके थ्रू पता चलती है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू पता चलती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि साइक्लोन से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। करंटली जो आईएमडी का जो डाटा है उसने इंडिकेट किया है कि अगर हम ओएलआर को छोड़ दें, मतलब क्लाउडिंग को छोड़ दें, तो ये बाकी जो 2 क्राइटेरिया है वो मेट हो चुके हैं। मतलब 10 मई के बाद जो 60% जो स्टेशन है वहाँ पे 2.5 mm से ज़्यादा बारिश आ चुकी है, वेस्टर्लीज जो हैं वो आ चुकी हैं, बट ये 3rd क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्टिविटी है अराइवल में। देखिए सब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ है तो उस पर अलग अलग सजेशन है, दैट इज सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा कि मित्र मेला सोसाइटी किसने फाउंड की थी, तो उसका बस एक ही आंसर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, तो दैट इज ऑब्जेक्टिविटी।
नाउ साउथ वेस्ट मानसून आता किस किस वजह से है? देखिए, अगर ये लेट हो जाता है या जल्दी आ जाता है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। एंड अगर ये नहीं आता तो इंडिया की हालत बहुत ख़राब हो सकती है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो साउथ वेस्ट मानसून पे काफ़ी हद तक डिपेंड है। तो मानसून्स जब ये ऑनसेट होता है तो इसी की वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो वेदर सिस्टम है, कोस्ट लाइन आपको पता होगी। अच्छा बताइए कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो अंडमान एंड लक्षद्वीप को छोड़कर कितनी है एंड उसको मिलाकर कितनी है? तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, एंड मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि आप इंटरेक्ट करें एंड ताकि आपको एक बोर्डम ना फील हो, आपको भी थोड़ा सा पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है। तो इसको भी आप लिखिएगा ज़रूर। देखिए, इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है एंड मेहनत आप भी करिए। अगर कुछ आता है तो वो लिखिए, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे तो कोई और भी पढ़ेगा तो सबको फ़ायदा होगा। चलिए, तो ये जो ऑनसेट हुआ एंड दीज आर द ओशियन बोर फिनोमेना, जिससे मॉनसून जो सर्ज है वो नॉर्मल टाइम दैट इज़ अराउंड द नॉर्मल टाइम ऑफ ऑनसेट, मीन्स नॉर्मल टाइम पे आ जाता है। अब देखिए, लो प्रेशर एरिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपका, जस्ट अ मिनट, एक्चुअली मैं आज फर्स्ट टाइम ये वाला यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आ जाएगा करना। चलिए, तो देखिए, अगर हाई, ये आपको पता होगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है? कम। अगर प्रेशर कम है इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तभी तो वहाँ पे बारिश की जो बूंदें हैं वो आएंगी, तभी तो वहाँ पे बारिश आएगी। तो इसलिए लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मई के लास्ट में हो जाता है। अब जैसे आपको पता ही है कि गर्मी कितनी हो रही है, तो इस तरीके के सिस्टम अरेबियन सी में आपको दिखने लग जाते हैं। एक होता है साइक्लोन वॉर्टेक्स। साइक्लोन वॉर्टेक्स भी एक फैक्टर है जो कि आपको साउथ ईस्ट अरेबियन सी में देखने को मिलेगा, मीन्स केरला और लक्षद्वीप एरिया के आसपास, जिसकी वजह से भी मानसून पर फर्क पड़ता है। तीसरी चीज, जो ट्रफ क्रिएट होता है ऑन द वेस्ट कोस्ट, किसकी वजह से? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है बिटवीन लैंड एंड सी। देखिए, लैंड पे जो चीज़ जल्दी गर्म होती है जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन सी के अंदर अगर जो पानी है वो जल्दी गर्म हो रहा है तो देर में गर्म होगा, तो देर में ही ठंडा होगा। तो इसकी ये जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं ट्रफ का क्रिएट होना। इसकी वजह से भी मानसून जो है वो आता है। नाउ अगर हम बात करें लास्टली, जस्ट अ मिनट, लास्टली जो हमारा दो जो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो है, इक्वेटर जो है वो पास करता है हमारे इंडिया से, करता है पास या नहीं करता है, या फिर सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ये भी बताइएगा। तो लास्टली द क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो वेयर इन द ट्रेड विंड्स फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर क्रॉसेज ओवर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसकी वजह से भी स्ट्रॉन्ग मॉनसून आता है इंडियन मेनलैंड में। और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मॉनसून की वजह से बहुत हमें फ़ायदा होता है। एंड कुछ की फैक्ट्स भी देखते हैं कि मॉनसून जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में एक्सपीरियंस किए जाते हैं 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ तक। ये हमारा ग्लोब है, दिस इज़ द इक्वेटर। यहाँ पर 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ तक आपको ये मॉनसून देखने को मिलते हैं। इंडिया जो है वो देखिए कहाँ से शुरू हो जाता है। इंडिया शुरू हो जाता है, अगर आपको नॉर्थ पता होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारा इंडिया बना हुआ है, तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक ये होता है, ठीक है। ये मैंने ठीक कहा या गलत कहा, ये भी आप बताइएगा। तो इसके बीच में आ गया ना 20 डिग्री नॉर्थ, तो इस वजह से यहाँ पे आपको मॉनसून देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो 4 मॉनसून सीजनल डिविजन्स की वजह से जो मॉनसून है वो 2 डिविजन्स में बटा हुआ है। साउथ वेस्ट की तरफ से आएगा एंड वापस भी जाएगा। वापस कहाँ पर बारिश करता हुआ जाता है वो भी हम देखेंगे। ये आप देखिए इंडिया का मैप, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके पास बुक्स में भी होगा, एनसीईआरटी में भी। ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जो मॉनसून है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फिर 2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वापसी जो है वो ऐसे जाता है, यहाँ पे बारिश करता हुआ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको और डिटेल से पढ़ना है तो वो आप एनसीईआरटी के बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोवरे म्यूजियम। तो लोवरे म्यूजियम क्या है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं कल दोबारा से बता दूंगी, ओके। चलिए, ये म्यूजियम आपको दिख रहा होगा, आई थिंक बहुत सुंदर है। तो देखते हैं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है। सो यही इसकी खास बात है। कहाँ पर है ये? पेरिस में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये, पेरिस के अंदर है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का मोस्ट विजिटेड है, मतलब अगर लोग कहीं पे सबसे ज़्यादा म्यूजियम में घूमने जाते हैं तो इस म्यूजियम के अंदर जाते हैं। एंड मोनालिसा का ये घर है। इंडिया की मोनालिसा किसको कहा जाता है, बनी ठनी किसे कहा जाता है, कौन से
आर्किटेक्चर को वो बिलोंग करती है, कौन से टेम्पल को, ठीक है। तो ये आप बताइएगा, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। आर्ट हिस्टोरियन एंड क्यूरेटर लॉरेंस डेस्कार्स जो थे वो पहली वुमेन थी जो कि इसकी प्रेसिडेंट बनी थी 228 ईयर हिस्ट्री के अंदर, मतलब 228 साल की अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो लॉरेंस डेस्कार्स इसकी पहली वुमेन थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, जीएस पेपर 2 के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सिलेबस आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप टॉपिक्स को रिलेट नहीं कर पाएंगे। सिलेबस को ज़रूर देखिए, अपने रूम के अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं, अपनी टेबल पर रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं मिड डे मील स्कीम के अंदर। तो यहाँ पर सेंटर ने कहा है कि वो 100 रुपये देंगे हर बच्चे को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, ताकि मिड डे मील स्कीम के थ्रू उनको फ़ायदा हो सके। करीबन 1200 करोड़ रुपए सरकार के लगेंगे। कितने बच्चों को फ़ायदा मिलेगा? 11.8 करोड़ बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। सबसे खास बात, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, मीन्स डायरेक्टली बच्चों के अकाउंट में या उनके पेरेंट्स के अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। कैश पेमेंट होगी, क्योंकि ये जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट से आएगा, ठीक है। तो पैसा तो सरकार ही देगी। अब आप देखिए, जो कुकिंग कॉस्ट है इसकी वजह से सेंट्रल के जो खर्चा है वो भी होता है। एंड यहाँ पे जैसे इनको दाल प्रोवाइड की जाती है, सब्जी, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, ये सब चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाती हैं। कॉन्डिमेंट्स क्या होता है लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे बच्चों को कैश प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, 100 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अगर देखिए, अगर हम बात करें 100 रुपये की बात करें तो ये अगर आप इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 रुपये से भी कम बच्चे को एक दिन का मिल रहा है। तो क्या वो इतने पैसों के अंदर एक न्यूट्रिशियस मील अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये आप इसके इशू में भी लिख सकते हैं। तो सेंटर को होम राशंस देने चाहिए, एग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, ऑयल, ये सब देना चाहिए ताकि उनकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी रहे, क्योंकि 3 रुपये 3 पॉइंट समथिंग पैसों से उनको खाना न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाएगा। तो ये जो 1 मील स्कीम है ये हर बच्चे को दी जाती है गवर्नमेंट के अंदर, स्कूल मदरसा के अंदर समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू क्लास 8 तक प्रोवाइड की जाती है कि कम से कम साल के 200 दिन उन्हें न्यूट्रिशनल कुक्ड मील प्रोवाइड करना है। कौन से मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में ये आता है। 1995 में लॉन्च हुआ था। नेशनल प्रोग्राम फॉर नेशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSPE के अंदर ये आता है। प्रीलिम्स में ये दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। मेंस में आप ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए दोनों पॉइंट्स लिखने ज़रूरी हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का पैसा लगता है, ठीक है। एंड 2004 में इसको मिड डे मील स्कीम के नाम से लॉन्च किया गया था। ये स्कीम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में भी इंक्लूड होती है, जिसके अंदर आपको 75:50 कुछ अर्बन रूरल के बारे में पता है तो वो लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मेन पॉइंट यही है, हंगर को एड्रेस करना, माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना। खाना खाने के बहाने बच्चे स्कूल में आएंगे, अटेंडेंस बढ़ेगी, एक दूसरे से मिलेंगे तो सोशलाइजेशन हो पाएगी, रोज़गार मिलेगा, खास करके विमेन को भी मिलेगा जो वहाँ पे खाना बनाएंगी, या कोई मैन बनाते हैं तो उनको भी कुछ काम मिलेगा। तो यहाँ पे जो मील्स की जो प्लेस होनी चाहिए 2015 में कुछ अमेंडमेंट्स भी की गई थी कि सिर्फ स्कूल में ही प्रोवाइड की जाएगी। एंड अगर स्कूल में प्रोवाइड नहीं की जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी अलाउंस देगी। RUI अगर मिड डे मील स्कूल में प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो हर 15वें दिन बाद क्या देगी? फूड सिक्योरिटी अलाउंस देगी, मीन्स भत्ता भी प्रोवाइड करेगी। चलिए, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है 2009 का, वो भी ये देखता है कि मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। मिड डे मील स्कीम के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए, तो ये भी आप मेंस में लिख सकते हैं, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कम से कम 450 कैलोरीज का खाना देना है जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन हो। एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं तो 20 ग्राम प्रोटीन एंड 700 कैलोरीज प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, जो MHRD का नेम है ये चेंज हो गया है, ये भी आप बताइएगा कि क्या न्यू नेम हो गया है। जो फूड इनटेक है ये आप पढ़ सकते हैं। टोटली ये रटने वाला है कि 100 ग्राम फूड ग्रेन्स,
20 ग्राम पल्सेस, 50 ग्राम वेजिटेबल्स, 5 ग्राम ऑयल्स एंड फैट्स। अपर प्राइमरी के लिए 150 ग्राम मतलब 50 ग्राम फूड ग्रेन्स बढ़ा दिए, 10 ग्राम पल्सेस बढ़ा दी, 25 ग्राम वेजिटेबल्स बढ़ा दिए एंड 2.5 ग्राम ऑयल्स एंड फैट्स बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आप या तो ये लर्न कर लीजिए, जैसे 100 है, ठीक है, फिर 20 है, फिर 50 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पर 150, देन 30, देन 75 एंड देन 7.5। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अब पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन, ये स्कीम लॉन्च की गई है ताकि वो बच्चे जो कोविड से अफेक्ट हुए हैं उनको सपोर्ट, उनको एम्पावर किया जा सके। देखिए, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कोविड के टाइम पे खास करके सेकेंड वेव में बिल्कुल अनाथ हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई है एंड या फिर वो सर्वाइव कर रहे हैं, लीगल गार्जियन या फिर उनको कोई अडॉप्ट कर रहा है। तो इस स्कीम को सरकार क्या करने वाली है, अडॉप्ट करने वाली है। तो यहाँ पर एक तो 10 लाख रुपए, अब देखिए इसके लिए ना कार्टून भी आपने देखा होगा द हिंदू के अंदर कि बच्चा नीचे है और जो चाबी है वो काफ़ी ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 लाख रुपए मिलेंगे तब मिलेंगे जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा। ये थोड़ी इसके मतलब पॉइंट्स है। तो ये फिक्स डिपॉजिट दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स, एडमिशन दिया जाएगा जो पास के केंद्र विद्यालय स्कूल होते हैं या जो आपके प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। जो स्कूल एजुकेशन होगी वो प्रोवाइड की जाएगी 11 से 18 साल के बच्चों के लिए एंड एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा किसी सैनिक स्कूल या फिर नवोदय स्कूल के अंदर। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लर्न कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। हायर एजुकेशन के अंदर भी प्रोमोट किया जाएगा बच्चों को, मतलब प्रोमोट कैसे करेंगे, उन्हें एजुकेशन लोन देकर। ठीक है, प्रोमोट करने का मतलब ये नहीं है कि बिना पास करे ही नेक्स्ट क्लास में पहुँचा दिया जाएगा। 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नाउ क्योंकि इंडिया सेकेंड वेव से गुजर रहा है तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने पेरेंट्स अपने खो दिए हैं एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, देखिए ऐसे में बहुत इशू रहता है कि कहीं उन बच्चों को ले जाके कोई कुछ गलत काम ना कराए एंड अडॉप्शन के काम, मान लीजिए अडॉप्ट करने चले गए बच्चे को एंड घर पर लाकर उनसे झाड़ू पोछा करा रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, पूरे दिन काम करा रहे हैं। तो इसलिए ये सब पॉइंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की शादी कर दी, जैसे मान लीजिए दोनों माँ बाप की डेथ हो गई तो अंकल आंटी ने क्या किया, बच्चे की शादी कर दी। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए स्टेप्स ज़रूरी हैं। अब देखते हैं व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज। तो ये हम देखेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज क्या होती हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल ने ये स्टार्ट की है, एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट स्टार्ट की है जिनके अंदर कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर थोड़े थोड़े सिम्टम्स हों। तो यहाँ पे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती हैं एंड फिर उन्हें बॉडी में नेचुरल इम्यून सिस्टम के अंदर उसको हेल्प करने के लिए ऐड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंटीजन पर टारगेट किया जाता है। ये स्पेसिफिक एंटीजन पैथोजन से एक प्रोटीन है जिसकी वजह से वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहाँ क्रिएट की जाएंगी, लैब में क्रिएट की जाएंगी एंड यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट की जाएंगी जो बॉडी की वाइट ब्लड सेल्स हैं जिन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है, उनको मींस एक्सपोज कराया जाएगा एंटीजन से। तो यहाँ पर अगर एंटीबॉडीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो एक सिंगल वाइट ब्लड सेल इज क्लोन्ड जिसके थ्रू आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके के थोड़े साइंटिफिक टर्म्स हैं ये। तो कोविड-19 के टाइम पे साइंटिस्ट जो हैं वो SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ काम कर रहे हैं ताकि हेल्प की जा सके विच फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ वायरस इनटू द होस्ट सेल्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो हेल्दी बॉडी के अंदर जैसे मान लीजिए कोई अच्छा खाना खा रहा है तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देता है, वाई शेप्ड प्रोटीन्स ऐड अपने आप करता चला जाता है जिसकी वजह से एक तरीके से इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर कोई पैथोजन अटैक करने वाला है। लेकिन वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है तो वहाँ पर ये इस तरीके की एंटीबॉडीज़ उस इंसान के शरीर के अंदर डाली जाएंगी ताकि उसको हेल्प हो सके। ये जो आइडिया है ये किसने दिया था, तो ये भी आप देख सकते हैं 1900 में नोबेल प्राइज विनर जर्मन एक इम्यूनोलॉजिस्ट थे पॉल एहरलिच, इन्होंने ये दिया था। जोकेर कुर्गेल एक मैजिक बुलेट का आइडिया इन्होंने दिया था जो कि पैथोजन पर डायरेक्टली अटैक करता है। तो 80 साल लग गए, 8 दशक लग गए फाइनली किस पर आने में, मुरोमोनेब CD3 पे आने में, जो कि वर्ल्ड की पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी। ह्यूमंस के लिए उसको अलाउ किया गया। इम्यूनो सप्रेसेंट
ड्रग था जिसके थ्रू जो पेशेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी के ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, पता होगा हार्ट भी आप अपना किसी को दे सकते हो, ठीक है, डेथ होने के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट। बताइएगा कि डेथ होने के बाद क्या हार्ट दे सकते हैं किसी को? ऐसा तो नहीं है कि हार्ट की भी डेथ हो जाती होगी। हाँ, सोचिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मोरोमोनेब CD3 जो है वो एक इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है जो कि जो कि दिया जाता है ताकि जो एक्यूट रिजेक्शन जो है पेशेंट्स के अंदर वो कम किया जा सके, ठीक है। ये पॉइंट को थोड़ा सा और दोबारा से देख लीजिए। जो मोरोमोनेब CD3 है वो एक ड्रग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्रग का मतलब एक तरीके से दवाई है। एंड ये किस लिए दी जाती है? ताकि जो पेशेंट के अंदर जो रिजेक्शन होता है किसी चीज़ को लेके उसको कम किया जा सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसका काफ़ी सारे यूज़ किया जाता है, जैसे एबोला वायरस को ठीक करने में भी, HIV को भी ठीक करने के लिए। अब प्रीलिम्स के पॉइंट से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले काली प्लेस, तो ये आप देख लीजिए काली प्लेस कहाँ पर है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये पेरू है। कहाँ, कौन सा कॉन्टिनेंट है ये बताइएगा? नॉर्थ अमेरिका है कि साउथ अमेरिका है? ये कैरेबियन है। ये वेनेजुला है। दिस इज़ कोलंबिया, ब्राज़ील। कोलंबिया के अंदर ये काली है। एंड दिस इज़ पेरू। पेरू के बाद बोलिविया है। यहाँ पे बताइएगा पैराग्वे पहले आता है या यूरुगे पहले आता है? एंड सोचिएगा। तो काली जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कोलंबिया के अंदर बाय एरिया एंड थर्ड मोस्ट पॉपुलस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोलंबिया के अंदर जो दूसरी बड़ी सिटी है वो काली है एंड थर्ड मोस्ट पॉपुलस है। ओनली मेजर कोलंबियन सिटी है जिसका देखिए पैसिफिक ओशियन से क्या है, लिंक है। नाउ ये लोकेटेड कहाँ पर है? कोका वैली के अंदर, टू द वेस्ट ऑफ कोका रिवर, ठीक है। यहाँ पे कोका रिवर नहीं दिखाई दे रही है तो वो आप देख लेते हैं, वरना कल के वीडियो के अंदर उसे ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है? एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो प्रोटेस्ट इसीलिए था कि जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं एंड रिफॉर्म्स किए गए हैं। किसके अंदर रिफॉर्म्स किए गए हैं? जिसके अकॉर्डिंग विच लोवर द थ्रेशोल्ड एट विच सैलरीज आर टैक्स। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इकोनॉमिक डिफिकल्टीज चल रही हैं तो इसलिए ये सब टैक्स लगाए जा रहे हैं एंड टैक्स प्लान वॉज विड्रॉन। क्योंकि लेकिन जो एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो टैक्स प्लान तो विड्रॉन हो गया है बट स्ट्रिक्ट यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। तो ये आपको टाइगर दिखाई दे रहा है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसम में है। 1908 में बना था जब मैरी कर्जन ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। एंड ये जो पार्क है ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर है। हमारे इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उनके भी नाम लिखिएगा। गोलाघाट एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के जो 1 हॉर्न राइनोसोर्स हैं वो यहाँ पर 2/3 पाए जाते हैं, ठीक है। वो गैंडे जिनका एक सींग होता है, अगर पूरे वर्ल्ड में 30 है तो उसमें से 20 जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये है। इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। बर्ड एरिया किसने बताया? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने बताया। यहाँ पे आपको राइनो के भी राइनो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ आपको 4 स्पीशीज मिलते हैं। राइनो मिलता है, एलिफेंट मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है एंड एशियाटिक वाटर बफेलो भी मिलता है। 4 रिवर्स यहाँ से गुजरती हैं, ब्रह्मपुत्रा, डिफ्लू एंड मोरा धनसिरी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं इनसाइट्स के PDF से भी। तो यहाँ पर अब ये मेजर्स इसलिए लिए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो मीन्स एक तरीके से जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि जो गार्ड्स हैं उनको कमांडो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि पोचिंग ना कर सकें, क्योंकि इंसान अपनी हरकतों की वजह से किसी को भी छोड़ता नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई एंड बताइएगा कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। देखिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई गई एंड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीर सावरकर को ले लीजिए या फिर मॉनसून ऑनसेट को देखा हमने। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। लॉवरे म्यूज़ियम हमने देखा, ठीक है। इसके बाद हमने GS2 के मिड डे मील स्कीम देखी एंड फिर हमने देखा PM केयर्स फंड देखे। फिर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2 पॉइंट्स देखे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको PDF कैसा लगा एंड अगर आप कोई
को कोई सजेशन देना हो तो वो भी बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर 40 एस्पिरेंट्स भी देख रहे हैं तो अगर आप सभी शेयर करेंगे तो बहुत जल्दी ये जो आंकड़ा है ये बढ़ जाएगा। सो आई वांट कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड स्पेशली थैंक्स टू अंकित जिसने ये PDF बनाकर दिया है। काफ़ी मेहनत लगती है PDF बनाने में भी, वो भी आपकी तरह ही एस्पिरेंट है। सो उसको भी बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू। सो आप सभी को भी थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएंगे। अगर कोई भी टॉपिक किसी भी PDF में छोड़ दिया जाएगा देन नो नीड टू वरी, आपको पूरा कवर कराया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। चलो बाबू।